युगांडा के 11 मिग फाइटर्स जो खड़े थे उनको लाइन से उड़ा दिए। बेंजामिन नेतन्याहू के पीएम बनने में इस ऑपरेशन थंडरबोल्ट का बहुत बड़ा हाथ। नेतन्याहू का बड़ा भाई योनी नेतन्याहू अगर इस ऑपरेशन थंडरबोल्ट का हेड नहीं बनता, फीमेल हाईजैकर ग्रेनेड और पिस्टल लेके अचानक से उठती है प्लेन में। मोसाद ने फेक मर्सिडीज और लैंड रोवर बना के वहां पे उठाया। ईदी अमीन को थोड़ा फुसलाया गया कि तुम्हें नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाए। ये आदमी तो इंसानों का मांस खाता है। लेक विक्टोरिया में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं तो वहां मोसाद पहुंचेगा कैसे? 4000 किलोमीटर दूर अंडर द रडार जाके लाइट्स बंद करके 2 इंजन ऑफ करके ये सारे के सारे उतरते। पहले तो यहां से इजरायलियों को उठा के अलग कर। देखिए, इजराइल के तेल अवीव में ये जो बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट पे 27 जून 1976 को करीब 9 बजे मॉर्निंग में एयर फ्रांस फ्लाइट AF139 को पेरिस के लिए टेक ऑफ करना था। और ये डायरेक्ट रूट नहीं था, बीच में एथेंस ग्रीस में एक स्टॉप था जहां से कुछ और पैसेंजर्स को इस फ्लाइट में ऑन बोर्ड होना था। ये जो फ्लाइट थी, इस फ्लाइट में मल्टीपल कंट्रीज के 246 से ज्यादा पैसेंजर्स थे, लेकिन क्योंकि फ्लाइट इजराइल से थी तो मोस्टली जूस पैसेंजर्स थे इसमें। तो जब ये सारी ऑन बोर्डिंग वगैरह हो जाती है तो एज पर शेड्यूल 8:59 मॉर्निंग में ये फ्लाइट तेल अवीव से टेक ऑफ करती है। अब जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो किसी भी पैसेंजर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अगले ही कुछ घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। तो थोड़ी दूर चलने के बाद करीब 11:30 पे ये फ्लाइट एज पर शेड्यूल ग्रीस के एथेंस में अपना अगला स्टॉप लेती है। तो इधर ये फ्लाइट ग्रीस के अंदर लैंड होती है, वहीं दूसरी तरफ सेम एयरपोर्ट पे 4 लोग अपने केबिन बैग में गन्स और हैंड ग्रेनेड छुपा के एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक से बच के अंदर घुसते हैं। उस टाइम पे एयरपोर्ट्स की जो सिक्योरिटी वगैरह रहती थी वो काफी ढीली रहती थी, तो इस एयरपोर्ट पे भी एक जगह पे मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा था, ऊपर से एक्सरे की स्क्रीन पे भी कोई स्कैनिंग नहीं कर रहा था। तो इसकी वजह से ये जो 4 लोग थे, जिनमें से एक फीमेल भी थी, इनको बंदूकें और हैंड ग्रेनेड छुपा के एयरपोर्ट में एंट्री मिल जाती है। अब एंट्री लेने के बाद सेम फ्लाइट AF139 जो अभी लैंड हुई थी उसमें ये चारों एंट्री ले लेते हैं। और जितने टाइम ये फ्लाइट एयरपोर्ट पे रुकी उतने टाइम में 38 ट्रांजिट पैसेंजर्स इस फ्लाइट से उतरे और करीब 58 पैसेंजर्स इस फ्लाइट पे चढ़े। इन 58 में से ये 4 आतंकवादी भी थे जो इस फ्लाइट में चढ़ गए थे और थोड़ी देर बाद ही इस प्लेन को अभी हाईजैक करने वाले थे। ये 4 आतंकवादी जब इस प्लेन में घुसे थे तो एकदम नॉर्मल पैसेंजर की तरह 2 आतंकवादी फर्स्ट क्लास में जाके बैठ जाते हैं और 2 इकोनॉमी क्लास में जाके बैठ जाते हैं। तो अभी तक 12 बज चुके थे और इस फ्लाइट को पेरिस के लिए निकलना था। तो टाइम के हिसाब से टेक ऑफ करते हैं और टेक ऑफ करने के करीब 8 मिनट बाद जब प्लेन गल्फ ऑफ कोरियन वाले एरिया में पहुंचता है तो इन चारों में से जो 2 फर्स्ट क्लास में बैठे थे ये अचानक से एक हाथ में पिस्तौल और एक हाथ में ग्रेनेड लेके अचानक से उठते हैं और तेजी से कॉकपिट जहां पायलट था उस तरफ जाने लगते हैं। अभी जब जा रहे थे तो केबिन क्रू और कुछ पैसेंजर जो आगे थे वो चीखने लगते हैं। अभी भी जो पीछे वाला सेक्शन था उनको नहीं पता था कि आगे फर्स्ट क्लास में क्या हो रहा है। अब ये जो कॉकपिट था उसके अंदर एक पायलट था, एक को पायलट था और एक चीफ इंजीनियर था। और जब ये चीखने की आवाज आ रही थी तो जो पायलट था कैप्टन माइकल बाकोज, इन्होंने चीफ इंजीनियर को बाहर जाके चेक करने को बोला कि देख के आओ क्या चल रहा है बाहर। अब जैसे ही चीफ इंजीनियर कॉकपिट से बाहर की तरफ निकलता है उसके सामने ही एक आतंकवादी जिसका रियल नेम विल्फ्रीड था, ये इसके सर पे बंदूक लगा के और दूसरे हाथ में ग्रेनेड पकड़ रखा होता है, कॉकपिट के अंदर घुस जाता है। Front pages across the world carried the same shocking headline the next morning. Air France Flight 139 diverted, passengers held, and an international crisis unfolding. और को पायलट जहां बैठा था उसको हटा के उसकी सीट पे बैठ जाता है और बाकी जो चीफ इंजीनियर और को पायलट थे उनको बंदूक दिखा के जो पीछे जो हाईजैकर था उसने बाहर कर दिया था। अब इसके बाद जो मेन आतंकवादी था विल्फ्रीड, ये इस पायलट के सर पे बंदूक लगा के साफ कह देता है देखो ये प्लेन जो पेरिस की तरफ तुम ले जा रहे हो इसको साउथ की तरफ मोड़ लो और जैसा जैसा मैं कह रहा हूं अगर तुम वैसा वैसा करोगे तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुरंत गोली मार दूंगा। तो ये सारी बातें सुन के पायलट जो था वो साउथ की डायरेक्शन यानी कि लीबिया की साइड में प्लेन को मोड़ लेता। अब जब ये इतनी चीजें हुई थी तो सेम टाइम पे पीछे जो इकोनॉमी क्लास में 2 हाईजैकर थे जैल और फैज, ये भी बंदूक और ग्रेनेड वगैरह लेके पीछे के जो पैसेंजर थे उनको भी कंट्रोल में ले लेते।
देते हैं और 2 से 3 मिनट के अंदर ही पूरी तरीके से प्लेन जो है इन हाईजैकर्स के कंट्रोल में आ जाता है। और उसके बाद जो मेन हाईजैकर था वो कॉकपिट से ही पायलट का जो माइक्रोफोन था उसको लेकर अनाउंसमेंट करता है और उस अनाउंसमेंट में कहता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और अब से तुम्हारा कैप्टन मैं हूं और इस प्लेन को अब से हाइफा बोला जाएगा और जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा अगर आप लोग कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे ऑर्डर्स नहीं माने तो हम प्लेन को उड़ा देंगे। और सेम मैसेज को ये फ्रेंच में भी रिपीट कर देता। ये जो 4 हाईजैकर्स थे इनमें से 2 जैल और फैज ये PFLP-EO ग्रुप से थे जो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहा था और बाकी जो 2 हाईजैकर थे ब्रिजेट और विल्फ्रेड ये जर्मनी के रिवॉल्यूशनरी सेल से थे। ये ग्रुप अमेरिका और पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज जो थी उनकी मनमानी के खिलाफ जर्मनी में और बाकी जगह पे लड़ रहा था। तो पैलेस्टीनियन की जो आजादी की लड़ाई चली थी उनका भी इनको सपोर्ट था। तो इस हाईजैकिंग में ये दोनों ग्रुप साथ में आ गए थे क्योंकि इन दोनों ग्रुप के जो लोग थे वो दुनिया की अलग अलग जेल में बंद थे, जिसमें सबसे ज्यादा इजराइल की जेल में बंद थे। तो उनको छुड़वाने के लिए ये 4 हाईजैकर्स ने इस प्लेन को हाईजैक किया था। अभी आगे अपनी सारी डिमांड्स भी रखेंगे, अभी आएगा। अब इसके कुछ देर तक प्लेन एज इट इज चलता है और फिर 3 बजते हैं और 3 बजे ये प्लेन बेनगाजी लीबिया जो था उसके एयर स्पेस में पहुंच जाता है और एयर स्पेस में पहुंचने के बाद पायलट जो था वो लीबिया का जो ATC था उसको सारी सिचुएशन बताता है कि ऐसे ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और प्लेन के अंदर तेल भी ज्यादा नहीं बचा है, लीबिया के अंदर लैंड करवाने के अलावा ज्यादा ऑप्शंस है नहीं वरना क्रैश भी हो सकता है। तो थोड़ी देर डिस्कशन के बाद इस प्लेन को बेनगाजी लीबिया में लैंड करने की परमिशन मिल जाती है। अब लैंड करने के बाद ये जो हाईजैकर्स थे ये ज्यादा डरते नहीं है, आराम से प्लेन से निकलते हैं, लीबिया के कुछ ऑफिसर्स आते हैं उनसे मिलते हैं और फिर प्लेन के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे थे उनको कुछ खाने के लिए दिया जाता है। उनमें से एक हाईजैकर प्लेन में घुस के सारे पैसेंजर के पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट लेके वीजा की जो स्टैंपिंग होती है वो करने लगता है। ये सारा प्रोसेस इस तरीके से हो रहा था जैसे कोई हाईजैकिंग हुई नहीं है। 6 से 7 घंटे ये प्लेन लीबिया में रुकता है, रिफ्यूलिंग होती है और फिर उड़ जाता है और जैसे ही प्लेन उड़ता है उसके थोड़ी देर बाद ही हाईजैकर पायलट को बता देता है कि युगांडा की तरफ साउथ में मोड़ लेना। और हाईजैकर जो एक नॉर्मल कैप्टन होता है जिस तरीके से अनाउंसमेंट करता है ठीक उसी तरीके से अनाउंसमेंट कर करके हर चीज बता भी रहा था। तो उसने अनाउंसमेंट करके ये भी बताया कि अब ये प्लेन जो है वो युगांडा के एंटेबे में लैंड करेगा। अब युगांडा का नाम सुन के जो पैसेंजर्स थे जो ऑलरेडी डरे हुए थे वो और डर जाते हैं, स्पेशली इजरायली पैसेंजर्स। देखिए किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे होने क्या वाला है और जब आगे का पता ना हो तो इंसान को सबसे ज्यादा डर लगता है। युगांडा में लैंड करने वाला था। एक्चुअली उस टाइम पे युगांडा का जो प्रेसिडेंट था ईदी अमीन ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता था दुनिया भर। इसके बारे में था कि बहुत ही फ्लैम्बॉयंट है, अनप्रिडिक्टेबल है, रूल्स फॉलो नहीं करता है, टाइम टू टाइम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चलती थी कि इंसान खाता है। और इसने पावर में आने के बाद जो इसके ऑपोजिशन थे कई हजार ऑपोजिशन मरवा दिए थे और इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और एंटी इजराइल स्टांस रखा था इसने। तो इस वजह से इजरायली पैसेंजर्स और डर गए थे कि पता नहीं युगांडा में प्लेन लैंड होने के बाद हाईजैकर्स के साथ मिलकर ईदी अमीन क्या करेगा। तो थोड़ी देर बाद ही ये जो प्लेन था ये युगांडा के एयर स्पेस में पहुंच जाता है। अब युगांडा के एयर स्पेस में पहुंचने के बाद जो इनका ATC था वो ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करता है, आसानी से लैंड करने देता है, जिसके लिए ईदी अमीन के ऊपर क्वेश्चन भी उठता है कि ये इनके साथ ही मिला हुआ था, इसको पहले से ही पता है कि ये प्लेन हाईजैक होकर यहाँ पे आने वाला है। और ये जो टाइम था इस टाइम तक इजराइल के अंदर सारी चीजें पता चल चुकी थी कि इजराइल का जो प्लेन है वो हाईजैक होके युगांडा में लैंड कर रहा है। तो इन्होंने अपनी प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दी थी, बैक टू बैक मीटिंग करके लोग प्लान बना रहे थे इजराइल के अंदर। अब 29 जून 1976 को 3:15 पे युगांडा के एंटेबे में प्लेन लैंड करता है। और जब ये प्लेन लैंड कर रहा था तो इस एयरपोर्ट के चारों तरफ युगांडा की आर्मी खड़ी हुई थी, उसने घेर रखा था, वेपन्स थे उनके पास, कार, ट्रक, चारों तरफ आर्मी थी। ये जो एयरपोर्ट था इसमें इस तरफ ये न्यू टर्मिनल था और इधर ओल्ड टर्मिनल था। जो न्यू टर्मिनल था उसके बनने के बाद ये जो ओल्ड टर्मिनल था इसका यूज कम हो रहा था। ओल्ड टर्मिनल वाला जो एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सारी चीजें होनी है। अब युगांडा के एंटेबे में प्लेन लैंड होने के बाद हाईजैकर ये जो ओल्ड टर्मिनल वाला एरिया था इसके अंदर जाते हैं, युगांडा के ऑफिसर से बात करते हैं और हैरानी की बात यहाँ पे ये थी कि 3 और PFLP के आतंकवादी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो 4 हाईजैकर्स थे अब टोटल 7 हाईजैकर हो चुके थे। अब ये 3 यहाँ कैसे पहुंचे, इनको रोका क्यों नहीं गया, ये अभी किसी को नहीं पता। अब इसके थोड़ी देर बाद ये लोग सारे पैसेंजर्स को प्लेन से लाइन बना के उतारते हैं और ओल्ड टर्मिनल की तरफ ले जाते हैं। और जब ये सारे पैसेंजर्स जा रहे थे तो दोनों तरफ युगांडा की आर्मी और हाईजैकर्स गार्ड कर रहे थे और उसके बीच में से सारे पैसेंजर्स ओल्ड टर्मिनल की तरफ जा रहे थे। और ओल्ड टर्मिनल के अंदर एक वेटिंग हॉल था, वहां पे